गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश, अमेरिका और चीन की। बांग्लादेश, अमेरिका और चीन के बीच का प्यादा बनकर रह गया है। ये दोनों देश बांग्लादेश को अपनी ज़रूरतों के हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश जैसे छोटे देशों के लिए दिक्कत ये होती है कि ये भारत को लेकर अपनी संप्रभुता की बात करते हैं, लेकिन चीन और अमेरिका के आगे ये घुटने पर बैठे नजर आते हैं। बांग्लादेश भी चीन और अमेरिका के बीच ऐसे ही दोनों झूलों में खेल रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो महाशक्तियों के बीच चल रहे साइबर संघर्ष से खुद को सुरक्षित रख पाएगा। दरअसल ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 91% बड़ी संस्थाओं ने भू राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए अपनी साइबर सुरक्षा रणनीतियों में बदलाव किया है। रिपोर्ट बताती है कि अब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और खुफिया नेटवर्क पर साइबर हमले वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं। बांग्लादेश इसके केंद्र में है क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए बांग्लादेश एक अहम मोहरा है, क्योंकि ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। मोडोर इंटेलिजेंस के मुताबिक 2026 में बांग्लादेश के साइबर सुरक्षा बाजार का मूल्य लगभग 250.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसके 2031 तक बढ़कर 503.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। देश ने हाल ही में अपने इतिहास में विदेश नीति में सबसे बड़े बदलावों में से एक का अनुभव किया है। बीजिंग ने हाल ही में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के लिए निवेश का वादा किया है। अब बांग्लादेश में एक ड्रोन निर्माण संयंत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके लिए चीन बांग्लादेश पर J-10C लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए प्रेशर बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने वोल्ट टाइफून और सॉल्ट टाइफून जैसे चीनी समूहों पर अपने प्रमुख बुनियादी ढांचा नेटवर्क में घुसपैठ करने का आरोप लगाया। माना जा रहा है कि आगे जाकर बांग्लादेश भी साइबर युद्ध में फंसने वाला है। बांग्लादेश साइबर युद्ध और जासूसी का अड्डा भी बन सकता है, जहाँ से चीन और अमेरिका जैसे देश एक दूसरे के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। साइबर युद्ध आज की तारीख में काफ़ी खतरनाक स्तर पर जारी है और कई देशों ने साइबर युद्ध को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। ऐसे में चीन का बांग्लादेश में 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के निवेश का वादा करना और ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने की पेशकश करना भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। वहीं J-10C लाखों विमानों की आपूर्ति को लेकर भी चल रही बातचीत भी शक्ति संतुलन को लेकर एक नई बहस छेड़ रही है। बांग्लादेश इस समय भारत और चीन के बीच चल रहे साइबर कोल्ड वॉर के चक्र में बुरी तरह फंस गया है। अब उसकी खुद की डिजिटल सुरक्षा इस स्तर के हमलों को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साल 2025 में जब संयुक्त राष्ट्र ने साइबर अपराध के खिलाफ एक वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर शुरू किए तो बांग्लादेश इसका हिस्सा नहीं बना। इसका मतलब यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा को लेकर जो कानूनी सुरक्षा कवच या ग्लोबल सपोर्ट बांग्लादेश को मिल सकता था, उसने खुद को इससे दूर कर लिया। वही अनिश्चित माहौल में रणनीतिक रूप से अकेला खड़ा है। भारत इस बात को लेकर बेहद सतर्क है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेशी मीडिया ने आरोप लगाए हैं कि बांग्लादेश को निशाना बनाकर 2 बड़े साइबर जासूसी अभियान चलाए गए, जिनके तार विश्लेषकों ने भारत से जुड़े होने का दावा किया है। जबकि बांग्लादेश तेजी से चीन के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और सर्विलांस सिस्टम पर निर्भर होता जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का डिजिटल ढांचा चीनी तकनीक पर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए दुनिया की अन्य बड़ी खुफिया एजेंसी जैसे अमेरिका या पश्चिमी देश भी बांग्लादेश के नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए और ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, ताकि वे चीन के प्रभाव को ट्रैक कर सकें। ये बात करें नेपाल की। नेपाल के सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के भीतर प्रधानमंत्री बालेन शाह के उस विवादित बयान को लेकर मतभेद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। इस सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त नेपाल में भारत को लेकर बवाल मचाया है, ठीक उसी वक्त RSP के अध्यक्ष रवि लामिछाने का नई दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी दफ्तर में रवि लामिछाने पर फूलों की बारिश की गई और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका पार्टी दफ्तर में फूलों के गुलदस्तों के साथ स्वागत किया है। दूसरी तरफ RSP में नेताओं का एक धड़ा कथित तौर पर बालेन शाह के संसद में भारत को लेकर दिए गए बयान पर माफ़ी मांगने की मांग कर रहा है। नेपाली वेबसाइट खबर हब ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा कि पूर्व विवेकशील साझा समूह से जुड़े नेताओं के साथ साथ RSP के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह को अपना बयान वापस ले लेना चाहिए और संसद के माध्यम से राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं एक दूसरा धड़ा जिसमें प्रधानमंत्री के करीबी नेता शामिल हैं, वो कथित तौर पर इस मांग का विरोध कर रहा है। ये सवाल ये है कि बालेन शाह, जिन्होंने भारत और चीन को लेकर अभी तक संतुलित भूमिका निभाई है, जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली का दौरा अभी तक तय नहीं किया है और जिन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भी मिलने का वक्त नहीं दिया, क्या रवि लामिछाने का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत कर उन्हें संदेश देने की कोशिश की गई है? रवि लामिछाने का भव्य स्वागत भारत की कूटनीति का हिस्सा। नेपाल के नेताओं का भारत की राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में स्वागत होता रहा है और रवि लामिछाने का स्वागत भी कोई नई परिपाटी नहीं है, लेकिन मौजूदा नेपाल की राजनीति को देखते हुए इस पर खास नज़र है। इसे सीधे तौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पर दबाव बनाने की कूटनीति और नेपाल के भीतर राजनीतिक संतुलन साधने की भारतीय कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। उनके इस बयान से नेपाल की संसद में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष उनके इस्तीफे या माफ़ी की मांग कर रहा है। ठीक इसी भूचाल के बाद रवि लामिछाने का भारत दौरा हुआ।
विजय की तरफ से उन्हें इतना बड़ा और ऐतिहासिक रेड कारपेट वेलकम देना एक संदेश है कि भारत सरकार बालन शाह के रुख से उत्तर नेपाल की अन्य लोकतांत्रिक और बदलाव समर्थक ताकतों के साथ मजबूत संबंध रखना चाहती है। जबकि दूसरी तरफ विवेकशील झा समूह से आए नेता और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बालन शाह से बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि पीएम बालन शाह ने इसे बचकाने बयान से काला पानी लिम्बू धुरा पर नेपाल के ऐतिहासिक दावों को कमजोर कर दिया। वे लगातार बालन शाह से संसद में माफ़ी मांगने का दबाव बनाए हैं। रवि लामिछाने ने अपनी पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे पर फिलहाल सार्वजनिक बयानबाजी से करने से रोका है। ऐसे में दिल्ली में लामिछाने का यह भव्य स्वागत नेपाल के भीतर बालन शाह के समर्थकों को स्पष्ट संदेश देता है विरोधी या विवादी बयानों से नेपाल का ही राजनीतिक नुकसान होगा। लेकिन लामिछाने के निर्देश के बावजूद कई नेताओं ने, जिनमें विवेकशील झा साझा के पूर्व सदस्य जैसे रंजू दर्शाना और सांसद आशिका तमांग शामिल हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के बयान पर संतोष व्यक्त किया है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी के दफ्तर में रवि लामिछाने में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। रवि लामिछाने का ऐतिहासिक स्वागत दिखाता है कि भारत अब नेपाल में सिर्फ पारंपरिक पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस या केपी ओली के भरोसे नहीं रहना चाहता। मार्च 2026 के चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली आरएसपी नेपाल की नई और सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह ने एक सख्त और कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में उन्होंने भारत के विदेश सचिव के साथ काठमांडू में निर्धारित बैठक करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो दौरा स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद ही भारत ने बालन शाह के इस कूटनीतिक गतिरोध को दरकिनार करते हुए उनकी यही पार्टी के सुप्रीमो और नेपाल सरकार के सबसे बड़े चेहरे रवि लामिछाने को पार्टी टू पार्टी वार्ता के लिए सीधे दिल्ली आमंत्रित किया। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि नेपाल के नए ताकतवर नेताओं के साथ जुड़ाव के साथ साथ बालन शाह के लिए राजनीतिक संदेश भी है। रवि लामिछाने का अपनी पार्टी आरएसपी पर सांगठनिक और वैधानिक रूप से पूरा नियंत्रण है, क्योंकि वे पार्टी के संस्थापक और सुप्रीम चेयरमैन हैं। रवि लामिछाने ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे अपने लेख में साफ किया कि सीमा विवादों को इतिहास और सबूतों के आधार पर बैठकर सुलझाना चाहिए, न कि उन्हें खींचना चाहिए। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच काठमांडू बेंगलुरु डिजिटल कॉरिडोर, डिजिटल पेमेंट्स और जल विद्युत क्षेत्र में गहरी साझेदारी की वकालत भी की है। बालन शाह की तरफ से भारतीय विदेश सचिव को काठमांडू में मिलने का समय न देने के बाद कूटनीतिक गतिरोध पैदा हो गया था। लामिछाने ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए बीजेपी के आमंत्रण पर दिल्ली आकर सीधे पार्टी टू पार्टी कूटनीति की शुरुआत की है, जो दिखाता है कि वे भारत के साथ संबंध सुधारने के पक्ष में हैं। इसलिए रवि लामिछाने शायद बालन शाह और भारत के बीच एक पुल की तरह काम कर सकते हैं। हो सकता है कि जब बालन शाह दिल्ली दौरे से वापस काठमांडू जाएं तो बालन शाह को नई दिल्ली का संदेश दे सकें और दोनों देशों के बीच एक नई कूटनीति की शुरुआत हो। बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश सीमा पर सैकड़ों की संख्या में अवैध प्रवासी फंसे हुए हैं। ये सभी अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे, लेकिन सरकार की धरपकड़ के बाद अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। भारत ने सभी औपचारिक जांच और कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद अब बांग्लादेश को इन लोगों को स्वीकार करने को कहा है, लेकिन ढाका की ओर से चुप्पी साध ली गई है। ऐसे में ये अवैध बांग्लादेशी भारतीय सीमा चौकी पर फंसे हुए हैं। इन लोगों के सामने नागरिकता का संकट गहरा गया है, क्योंकि बांग्लादेश इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके उलट बांग्लादेश ने सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया और चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित ब्राह्मणबाड़िया समेत कई इलाकों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को चेतावनी दे रही है। सीमा के करीब रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि लोग अजनबियों को पनाह न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें, नदी के किनारे और चर नदी के बीच की ज़मीन पर नज़र रखें। बांग्लादेश को डर है कि इन लोगों को औपचारिक वापसी चैनलों के अलावा हो सकता है सीमा पार ढकेल दिया जाए। इन कारण लोगों को भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। बांग्लादेश की इन चेतावनियों से आशंका जताई जा रही है कि भारत अपराधियों के खिलाफ पीछे नहीं हटने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार प्रवासन दशकों से चला आ रहा है, जिससे इतिहास, विभाजन, पारिवारिक संबंधों, सम बाजारों और 4000 किलोमीटर लंबी सीमा के खुले हिस्से ने बढ़ाया है। बांग्लादेशी नागरिक रोजी रोटी और बेहतर जिंदगी की तलाश में अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश करते रहे हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर मौजूद आपराधिक गिरोह शरण देने से लेकर जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध कराते थे। बदले में अवैध प्रवासियों से मोटी रकम ऐंठते थे। बांग्लादेशी सीमा बल बीजीबी और मानवाधिकार समूह का आरोप है कि भारत अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को जबरदस्ती उनकी सीमा में ढकेल रहा है। उनका आरोप है कि भारतीय सुरक्षा बल बिना स्थापित सत्यापन और वापसी प्रक्रियाओं को पूरा किए लोगों को अनौपचारिक रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मार्च में बांग्लादेशी अधिकारियों ने चुआगढांग में 14 ऐसे लोगों को पकड़ा, जिन्होंने बताया कि उन्हें सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश में धकेल दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, उनके पहचान दस्तावेज जब्त कर लिए, उन्हें अपनी हिरासत में रखा और अंत में उन्हें जबरदस्ती सीमा पार धकेल दिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.